गुड मॉर्निंग। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी का किस प्रकार से पेपर आता है और इनका ये जो बना हुआ पेपर है, मॉडल पेपर है, इसको आप अध्ययन करें। आप अध्ययन करोगे तभी काम चलेगा। मैं इसका खंड ए छोटे छोटे रूपों में आपको बताता चलता हूँ। देखो, सवा सवा 3 घंटे का पेपर होगा और 80 अंक का होगा। इसकी इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। परीक्षार्थी के लिए समान निर्देश है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र एवं नामांकन अनिवार्य लिख ले। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसकी उत्तर सीमा में ही दे। जो पूछा है उसी का जवाब दे। अनावश्यक बातें नहीं लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही दे दें, एक कॉलम बना करके। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें और ये भी ध्यान रखें एक ही प्रश्न को 2-3 जगह नहीं लिखें। प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में आंतरिक विकल्प हैं। ए खंड है। निम्नलिखित प्रश्नों के अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुकनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनकी कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विधायनी कृतिका की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप में मिला। जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उनका बीजारोपण झरना में ही किया। झरने के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र की हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक उर्चित जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी की संबंधित थे सुगनी साहू घराने से। प्रश्न 3, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी थी? ब्रज भाषा में। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? आंसू। प्रश्न 5, जयशंकर ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? अर्थात झरना में। इस टाइप से हम देखो 1, 2, 3, 4 इस टाइप से लिख दें। निम्नलिखित अपठित वो गद्य था, ये पद्य है। अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 से 10 तक अपने को इनके उत्तर देने हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गिरिगहर मिलेंगे, वे अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है पथ की पहचान। बटोई शब्द का अर्थ है पथिक, चलने वाला, राहगीर। 8, सुमन का पर्यायवाची है सुमन, फूल, पुष्प और प्रसून। प्रश्न 9, उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया है? लक्षणा, अर्थात लक्षण प्रकट किए गए हैं। इस प्रकार के लक्षण अर्थात राहगीर के हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का भावार्थ है दुख। यहाँ देखो इस टाइप से आपके ये लिख दें। 6, 7, 8। 6 में बह, 7 में है, 8 में नो, 9 में बह, 10 में है। ग्यारह, उन्मेष शब्द का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति, उजाला। उन्मेष, ये उपरोक्त सभी शब्द उन्मेष के हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है व्यंग्यात्मक अर्थात निम्नलिखित रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। गाय, आदमी, पुस्तक आदि सभी है जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते विशेषण कहलाते हैं।
4 अविकारी शब्दों की अव्यय शब्द ही कहलाते हैं। अविकारी माने जिसका विकार नहीं हो, टूटन नहीं हो, विकृत नहीं कर सकते हो। अनुज शब्द में अनु उपसर्ग है। मानवता शब्द में मूलतः मानव है और ता उसमें प्रत्यय है। निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्न के उत्तर 20 शब्दों में दीजिए, एक एक अंक के हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। व्यंजन संधि का संयोग यदि किसी व्यंजन अथवा स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण दीजिए। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण हैं गुरु दक्षिणा और राजपुत्र। इनमें काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख होना। जैसी करनी वैसी भरनी। चौथा, लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग लिखिए। प्रयोग है, भ्रष्टाचार के आरोप में रमेश को निलंबित कर दिया गया। सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्न 5, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रश्न 6, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर, द्विवेदी जी ने माना कि पुराने संस्कृत नाटकों की महिलाएं संस्कृत में बोलकर प्राकृत भाषा बोलती थी, क्योंकि उस समय जन समुदाय की भाषा थी, अतः यह उनके अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। 7, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि ने के मन में क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि प्रसन्न उठा और उसका उदास मन सुंदर कल्पनाओं में डूब गया। प्रश्न 8, गिरिजा सुकुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। गिरिजा सुकुमार माथुर की रचनाएं हैं, एक नाश और निर्माण तथा दूसरी है धूप के दान। प्रश्न 9, संगतकार कविता किसके महत्व को विचार करती है? उत्तर, संगतकार कविता संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। 10, भदंत आनंद कौशल्या ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया? भदंत आनंद कौशल्या ने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम बताया। 11, रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किसकी नाक न हो की बात कही गई है? उत्तर, रानी आए नाक न हो पंक्ति में जाच परचम की लाट की नाक न होने की बात कही गई है। प्रश्न 12, आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे? मैं क्यों लिखता हूं कि पाठ के आधार पर बताइए। आगे विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। अब एक खंड वह है 4 से 16 तक के प्रश्न है। प्रश्न 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्दों में 2 अंक हैं। प्रश्न 4, माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर, बालक किसी भी सुख दुख को अपने मन में नहीं रखते, वे अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और दुख को रो चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं। विपदा पड़ने पर वे भागकर अपनी माँ की गोद में जाकर छिपते हैं। प्रश्न 5, शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है? साना माना हाथ जोड़े पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, गंतों की परंपरा के अनुसार श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। ये संख्या में 108 होती हैं। इनको किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराया जाता है, जिन्हें फहराकर उतारा नहीं जाता और ये धीरे धीरे आप नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न 6, दुलारी का परिचय टुन्नू ने कहाँ और कैसे हुआ? उत्तर, दुलारी का परिचय टुन्नू ने कजली दंगल में तीज के अवसर पर हुआ था। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था।
उसे पद में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। वह खोजवा वालों की ओर से प्रतियोगी थी और टुन्नू बडरडिया की ओर से प्रतिद्वंदी था। इस दंगल में दोनों का प्रतियोगी की दृष्टि से आमना सामना हुआ था। टुन्नू ने दुलारी को अपने आगे इस दंगल में नतमस्तक कर दिया था। प्रश्न 7, काल के आधार पर क्रिया के भेदों की उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, काल के आधार पर क्रिया मुख्यतः 3 बोध होते हैं। एक भूतकालिक, बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे लिखा था। दूसरा वर्तमानिक कालिक, तत्कालीन समय का बोध कराने वाली क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है, जैसे लिख रहा है। और भविष्यकालिक क्रिया, आने वाले समय का बोध कराने वाली क्रिया भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे वह लिखेगा। प्रश्न 8, गोपियों ने उदो को बड़भागी क्यों कहा? उत्तर, गोपियों ने उदो को बड़भागी इसलिए बताया क्योंकि वे प्रेम बंधन से सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल से प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार उदो कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अप्रभावित रहे हैं। प्रश्न 9, बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त सदा सरल जीवन जीते थे, कबीर के प्रति समर्पित थे, ईश्वर और गुरु प्रशंसा के गीत गाते थे, वे सत्यवादी थे, वे बिना पूछे ही किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते थे। इसके साथ ही वे समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। प्रश्न 10, यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर, यह दंतुरित मुस्कान कविता वात्सल्य रस की है। इसमें दांत निकलते हुए एक शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि शिशु की मधुर मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोंपड़ी में कमल खिल उठे हों। शिशु की माँ ने उसे कवि से परिचित कराया। उसने कनकियों से कवि को देखा, नजर मिलने पर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट सचमुच प्राणवान थी। प्रश्न 11, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, छाया मत छूना कविता में कवि कहना चाहता है कि बीते दिनों की मधुर स्मृतियां वर्तमान जीवन के क्षणों में जाकर उसे परिवर्तित नहीं कर पाती हैं। उनकी यादें वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ने वाली ही होती है। प्रश्न 12, काशी संस्कृति की पाठशाला है, क्यों? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताइए। काशी की संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, कला शिरोमणि यहाँ रहते हैं। यह हनुमान और विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ प्रकांड ज्ञाता धर्मगुरु कला प्रेमी का निवास है। प्रश्न 13, संस्कृति ज्ञान क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, संस्कृति का आशय किसी नए आविष्कार का तत्व को प्राप्त करने की योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा। उदाहरण के लिए तन के ढकने के लिए भावना और सुई धागा खोज पाने की योग्यता संस्कृति है। यह मानव मन का गुण है, साथ ही किसी भी कार्य की मूल प्रेरणा शक्ति और मानव का रुझान है। पाठ 14, प्रश्न 14, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाइए। 2 अंक का है। उत्तर, नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का भाव सबूत नहीं है, क्योंकि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। उस समय अनेक ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही रचे जाते थे। रचे गए भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत भाषा में ही धर्मोपदेश देते थे। यहाँ तक बौद्धों और जैनों ने धर्म ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही रचे गए थे। प्रश्न 15, सूरदास का जीवन परिचय व कृतित्व संक्षेप में लिखिए। 2 अंक का है। उत्तर, प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासक सूरदास का जन्म 1478 तथा निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। मान्यतानुसार उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। वे जन्मान थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षित
छाप के भक्त कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूरसागर, सूर सारावली एवं साहित्यिक लहरी के उनके प्रमुख रचित ग्रंथ हैं। प्रश्न 16, राम वृक्ष बेनीपुर का जीवन परिचय एक कृति के संक्षेप लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुर का जन्म बिहार की बेनीपुर गांव में हुआ। 1899 में हुआ था। वे मैट्रिक पास कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की आयु में इनकी रचना पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र लिखे। इन कलम के जादूगर का निधन 1968 में हुआ। अपने खंड ए और बे का ये कर लिया, से और दे को आगे करेंगे। थैंक यू। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।